नमस्कार सभी दोस्तों को, वंदन अभिनंदन। स्वागत है आप सभी का। आज इस अनोखे कार्यक्रम में मैं आप सबके सामने हूँ, अपनी कहानियों का पिटारा लिए। सबसे पहले मैं मंच को नमन करती हूँ और श्रीमती मंजुला श्रीवास्तव जी, बहुत प्यारी सी हमारी दीदी हैं। उन्होंने मुझे कहा तो मैं तैयार हो गई। हालाँकि बहुत ज़्यादा कहानियाँ मैंने नहीं लिखी हैं, लेकिन जो भी मैंने लिखा है, तो आज मैं आप सबके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। इस समृद्ध पटल पे आज आप सबके आशीर्वाद की आकांक्षी हूँ। उम्मीद है आप सबको मेरी कहानियाँ पसंद आएँगी। तो जैसा कि हमेशा से कोई भी साहित्यिक कार्यक्रम अमूमन हम माँ शारदे की प्रार्थना से शुरू करते हैं, तो आज मैं भी माँ शारदे की एक मेरी लिखी हुई प्रार्थना है, स्तुति है। मैं उसी से इस कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ। माँ शारदे मेरी भर दे झोली है खाली। माँ शारदे मेरी भर दे झोली है खाली। शब्दों के झुंड में जो गीतों की श्रृंखला है, शब्दों के झुंड में जो गीतों की श्रृंखला है, भर देना भाव उसमें माँ, भावहीन मुखड़े हैं खाली। माँ शारदे मेरी भर दे झोली है खाली, भर दे झोली है खाली। रिश्तों के बंधन में चीखते हैं शब्दों के अर्थ, रिश्तों के बंधन में चीखते हैं शब्दों के अर्थ। भर देना अर्थ वीणा के खोखले शब्द हैं खाली, खोखले शब्द हैं खाली। माँ शारदे मेरी भर दे झोली है खाली, भर दे झोली है खाली। शब्दहीन भावहीन, शब्दहीन भावहीन गीतों में राग जीवन के, गीतों में राग जी के। विद्या में भाव दे माँ, विद्या में भाव दे माँ, हृदय छंदों के है खाली, हृदय छंदों के है खाली। माँ शारदे मेरी भर दे झोली है खाली, भर दे झोली है खाली। माँ शारदे की इस स्तुति के बाद, इस भजन के बाद मैं आप सबको अपनी कहानियों की तरफ ले चलती हूँ। आज की ये यात्रा, साहित्यिक यात्रा, हम अपनी कहानियों से शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी कहानियां मेरी जिंदगी से ली गई हैं, अपने आस पड़ोस से ली गई हैं, जिन लोगों को मैं रोज देखती हूँ, सुनती हूँ, उनसे ली गई है। तो उसके पहले मैं कुछ एक छंद मुक्त में अपनी बात कहना चाहती हूँ कि आखिर क्यों लिखती हूँ मैं, क्या मेरे भाव किस तरह के हैं। एक छोटी सी एक छोटा सा छंद मुक्त है, एक छोटी सी रचना है मेरी, आप सबके सामने प्रस्तुत करती हूँ। इस रचना से मेरी कहानियों का कुछ सार, उसके भाव समझ में आएंगे कि मैं कैसे लिखती हूँ, कहाँ से लिखती हूँ। एक छोटी बच्ची मेरे अंदर जीती है, एक छोटी बच्ची मेरे अंदर जीती है, पर अपनी जिज्ञासाओं के सवाल नहीं, पर अपने जिज्ञासाओं के सवाल नहीं करती वह। मैं जब भी तन्हा होती हूँ, मैं जब भी तन्हा होती हूँ, उसकी नन्ही नन्ही बाहें, उसकी नन्ही नन्ही बाहें मुझे गलबहियां दे कहती हैं, कहाँ खो गई तुम, कहाँ खो गई तुम, मैं तो यहाँ हूँ तुम्हारे अंदर।
और ज़ोर से खिलखिला देती है, और ज़ोर से खिलखिला देती है। एक छोटी बच्ची मेरे अंदर जीती है। मैं जब भी उसे ढूँढती हूँ मैं जब भी उसे ढूँढती हूँ, रेत का घर बनाते मिलती है। मैं जब भी उसे ढूँढती हूँ, रेत का घर बनाते मिलती है। अपने अस्तित्व पर प्रश्न नहीं करती वो। अपने अस्तित्व पर प्रश्न नहीं करती वो, पर उसका होना मेरे अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह ज़रूर है। पर उसका होना मेरे अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह ज़रूर है। वर्षों से मेरे अंदर पल रही है वो। वर्षों से मेरे अंदर पल रही है वो। पर ये क्या पर ये क्या आज भी वो वही वर्षों पुरानी छोटी-सी बच्ची है। पर आज भी वो वही वर्षों पुरानी छोटी-सी बच्ची ही है। मेरी उम्र के साथ वो बढ़ी नहीं। मेरी उम्र के साथ वो बढ़ी नहीं कि मुझे उसके बिछड़ जाने का डर हो। मेरी उम्र के साथ वो बढ़ी नहीं कि मुझे उसके बिछड़ जाने का डर हो। मैं डरी, लेकिन मैं डरी कहीं वो असामान्य तो नहीं। मैं डरी कहीं वो असामान्य तो नहीं। मैंने उसे छुआ मैंने उसे छुआ, टटोला, परखा, गौर से देखा। मैंने उसे छुआ, टटोला, परखा, गौर से देखा। वो फिर खिलखिलाई। वो फिर खिलखिलाई, बोली, "इसी बहाने गौर से देखो मुझे।" वो फिर खिलखिलाई, बोली, "इसी बहाने गौर से देखो मुझे। मैं हूँ तुम्हारा यथार्थ। मैं हूँ तुम्हारा यथार्थ, तुम्हारा असली चेहरा, जो कभी बदलता नहीं, जो कभी बदलता नहीं।" मैं अवाक सी उसे देखती रही। मैं अवाक सी उसे देखती रही, डबडबाई आँखों से बोली। मैं अवाक सी उसे देखती रही, डबडबाई आँखों से बोली, "नहीं मेरी बच्ची, यथार्थ भी बदलता है। नहीं मेरी बच्ची, यथार्थ भी बदलता है, चेहरे को भी बदलना पड़ता है। चेहरे को भी बदलना पड़ता है, अपना स्वरूप बचाने को, अपना असली चेहरा, अपना सच बचाने को, अपना असली चेहरा, अपना सच बचाने को।" तो ये थी मेरे अंदर की छोटी बच्ची, जो लिखती भी है, मुझे प्रेरित करती है लिखने को। यही मैं आप सबसे कहना चाहती थी। और अब मैं आती हूँ अपनी आज की पहली कहानी पे। जी, बहुत शुक्रिया दी। आपको पसंद आया, बहुत-बहुत शुक्रिया। एक कहानी मैं अपने घर से शुरू करती हूँ। अपने घर का मतलब कि अपनी कहानी घर। ये आज की आम समस्या है, ख़ास करके उन जोड़ों की जो छोटा-सा अपना परिवार बसाते हैं, मिडिल क्लास फैमिली है, थोड़ा-सा कमाते हैं, बड़ी मुश्किल से, बड़ी शिद्दत से अपने लिए एक अपने सपनों का घर बनाते हैं। तो आइए देखते हैं एक महिला का जो रिटायर हो चुकी हैं। ये रेणु राय जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। प्रणाम करती हूँ आपको। स्वागत है, वंदन, अभिनंदन आपका। तो मेरी जो ये आज की पहली कहानी है, ये मध्यम वर्गीय परिवार की एक महिला की कहानी है, जो बहुत बहुत धीरे-धीरे करके आगे बढ़ी, अपने परिवार को आगे बढ़ाया और बुढ़ापे में एक असमंजस में वो फँस गई। तो कैसे निकलती है वो असमंजस से? आइए शुरू करते हैं। इसका शीर्षक है घर, रेत का घर। वो जा रही थी घर छोड़कर आज, अपने वजूद का एक सवाल छोड़। वो जा रही थी घर छोड़कर आज, अपने वजूद का एक सवाल छोड़। जाने से पहले एक-एक याद समेट लेना चाहती थी। इसलिए एक आखिरी बार घर के कोने-कोने को जी भर के देख लेना चाहती थी वो। हाँ, वो जिसने बड़ी शिद्दत से ये घर बनाया था। एक-एक ईंट बड़ी शिद्दत से, एक-एक कोना बड़े चाव से, एक-एक अरमान जो न जाने कब से संजो कर रखे थे दिल में, सब पूरे किए थे इस घर को बनाने में, सब पूरे किए थे। जब नया घर बसाया था, तो छोटा-सा किराया का कमरा था। जब नया घर बसाया था, तो छोटा-सा किराए का कमरा था। बच्चों और परिवार के साथ बड़ी मुश्किल से गुज़ारा होता था वहाँ। पर भरा पूरा
परिवार था, उस घर की तकलीफ़ें कहाँ महसूस होती थी नज़दीकियों की गर्माहट में। उस घर की तकलीफ़ें कहाँ महसूस होती थी नज़दीकियों की गर्माहट में। कब बच्चे बड़े हो गए, पता भी नहीं चला। कब बच्चे बड़े हो गए, पता भी नहीं चला। परिवार की आमदनी थोड़ी बढ़ी, तो सबसे पहले बड़ा घर लेने की ज़रूरत महसूस हुई। बच्चे बाहर चले गए थे, उच्च शिक्षा के लिए। फिर भी बेटी के लिए एक कमरा, बेटे के लिए ड्राइंग रूम में ही एक बिस्तर और उसके किताबों, कपड़ों के लिए बिस्तर के पास ही छोटी-सी अलमारी, सास-ससुर के लिए गेस्ट रूम वाला कमरा और फिर अपने लिए किचन के पास वाला कमरा ठीक करके थोड़ी-सी कसक के साथ एक सुकून-सा महसूस किया था। जी, हाँ, लोग जुड़ रहे हैं। जी। तो दिल को तसल्ली थी जी, मैं आगे बढ़ती हूँ। दिल को तसल्ली थी कि एक दिन अपना खुद का घर बनाकर दिल के सारे अरमान निकालेगी। एक सुंदर-सा बड़ा घर हमेशा से उसका सपना रहा था। खैर नौकरी करते, ऑफ़िस आते-जाते कब बच्चे अपने-अपने जीवन में व्यवस्थित हो गए, पता भी नहीं चला। दोनों पति-पत्नी फिर सेवानिवृत्ति के बाद बड़े अरमान से पैतृक स्थान पर अपना एक सपनों वाला बड़ा घर बनवाया था उसने। सबके अलग-अलग कमरे, बड़ा-सा सीढ़ियों वाला ड्राइंग रूम, एक सुंदर-सा पूजा घर, हवा के झोंकों का स्पर्श करने की छोटी-छोटी बालकनियाँ, सामने खुली छत, सब कुछ बड़े अरमान से बनवाए। कुछ दिन बड़े शौक से वहाँ रहते हुए दिन गुज़रे। अब घर अपने कमरे और सास-ससुर के कमरे तक सीमित होकर रह गया था। जी, सेवानिवृत्ति के बाद। तो बच्चों का कमरा साल में एक आध बार ही उनके और उनके बच्चों की चहचहाहट की गुलजार से आबाद होता। कालांतर में सास फिर ससुर के गुजर जाने के बाद उसका घर कभी एक बच्चे के घर तो कभी दूसरे बच्चे के घर में सिमट कर रह गया था। पति के साथ बुढ़ापे की कई बीमारियों से मुठभेड़ करती उसके घर में अब कम ही रह पाती थी कि अचानक पति की मौत के बाद घर से उसका नाता जैसे हमेशा के लिए खत्म ही हो गया। बच्चे उन्हें अकेले छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। कभी कभार अपने लिखने पढ़ने के सिलसिले में ही उसका घर आना जाना होता था, पर प्रकृति प्रेम ने उसे घुमक्कड़ बना दिया था। अक्सर वो पहाड़ों पर, समुद्र के किनारे या दूर दराज के किसी गांव में गुप्तवास सा जीवन बिताती ताकि अपनी लेखनी को पूरा समय दे सके। इस तरह उसका वो सपनों वाला घर अकेला बिसूरता ही रहता। आज आज भी जब कभी याद आता तो वहां जाती, पर अकेले उस घर में घूमते हुए वो सोचती, जब परिवार था तो मकान नहीं और आज मकान है तो रहने वाले नहीं। अक्सर वो सोचती घर की परिभाषा कितनी गलत थी उसके दिमाग में। लाख कमी थी जगह की, पर परिवार के हर सदस्य के लिए कोई ना कोई कोना निकल ही आता था। उस कोने को परिवार के उस सदस्य के लायक बनाने के लिए जो उत्साह भरा जुगाड़ किया जाता, उससे एक सुकून भरी तसल्ली दिल को होती थी। जो आज इस बड़े से मकान में जब बच्चे साल में एक साल 2 साल में एक आध बार आते, तो जुगाड़ की वो जद्दोजहद और एक ही कमरे में नीचे गद्दे बिछाकर एक दूसरे के ऊपर कभी पैर चढ़ाकर तो कभी सिर रखकर एक साथ सोने में जिंदगी का विस्तार होता था। और नजदीकियों की जो गर्माहट जिंदगी को उष्णता प्रदान करती थी, जिससे अरमानों की कई छोटी बड़ी कोपलें मन में आकार लेती रहती थी, सबकी कमी को महसूस करके भी वो अपने कमरे, अपनी जगह छोड़कर एक ही कमरे में आकर कम ही देर तक बैठ, फिर अपनी अपनी सुविधा क्षेत्र, कंफर्ट जोन, अपने कमरे में चले जाते और अपनी ही बनाई एक अकेली दुनिया में खो जाते, अपने मोबाइल अपने हाथों में लिए। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी, स्वागत है, वंदन, अभिनंदन।
धीरे-धीरे उस मकान में नज़दीकियों की उष्णता कम हुई। धीरे-धीरे उस मकान में नज़दीकियों की उष्णता कम होती गई। अब न किसी का परिवार बड़ा था और न ही किसी को परिवार बनाने या बढ़ाने की फुर्सत थी। अब अक्सर वो अकेली ही वहाँ आती, पर उसे भी वो मकान अब घर नहीं लगता। पर उसे भी अब मकान वो घर नहीं लगता, ना ही बालकनी में अकेले चाय पीते हुए हवा के झोंकों में वो सुकून महसूस होता, ना ही उस सुंदर से रंगीन पत्थरों से सजे पूजा घर में आराधना करते हुए ईश्वर का वो सच स्वरूप साकार होता, जिसमें अपने परिवार की सुरक्षा और तरक्की महफूज होने का आभास होता था। दरवाजे की दस्तक से उसकी तंद्रा टूटी। दर, दरवाजे पर काम वाली बाई का बेटा खड़ा था। उसके लिए गाड़ी आ गई थी एयरपोर्ट जाने के लिए। उसने निश्चय कर लिया था वो अपने बच्चों के पास ही रहेगी, कभी विदेश कभी भारत। बच्चे जहां भी रहेंगे उसका वही घर होगा। घर तो इन्हीं बच्चों से था, उसके पति से था। बच्चे कब से बुला रहे थे कि माँ अकेले मत रहो, हम अपना काम छोड़कर नहीं आ सकते, पर तुम तो हमारे पास आ सकती हो ना, रह सकती हो। हाँ, उसकी सारी यादें तो बच्चों से ही जुड़ी हैं। उसका असली घर तो बच्चों का दिल है। बाकी जीवन बच्चों और अपनी लेखनी के साथ जिंदगी की और भी कई अनबुझ पहेलियों को सुलझाने में गुजारेगी। उड़ान भरते हुए उसके चेहरे पर तसल्ली थी, जैसे एक अनसुलझी पहेली आज सुलझ गई हो। सच ही तो है, घर तो उसके दिल में परिवार और बच्चों के साथ बड़ी शान और मजबूती से हमेशा से खड़ा रहा। वही उस रेत के मकान को सपनों का घर समझती रही। ये मेरी लघु कथा है, छोटी सी पहली लघु कथा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका सुनने के लिए बड़े धैर्य के साथ। और अब मैं चलती हूँ एक दूसरी लघु कथा पे। अब एक ऐसी इस अगली कहानी जी प्रणव भारती जी, बहुत बहुत शुक्रिया, प्रणाम करती हूँ आपको। स्वागत वंदन अभिनंदन आपका पटल पे। तो एक ऐसे मध्यम वर्गीय महिला की कहानी है जो बहुत ही जद्दोजहद से अपनी उसने जिंदगी गुजारी है, बहुत तकलीफों से गुजारी है। उसे लगता है कि उसने अपने जीवन में बहुत बड़ा त्याग करके अपने बच्चों को पाला, तो बच्चों को अच्छी परवरिश दी है, तो जीवन में उसे कोई आगे कोई परेशानी नहीं आएगी। पर किस तरह की परेशानी का सामना उसको करना पड़ता है, आप देखिए। सब कुछ करते हुए भी बहुत भली अच्छी सब सारा पूरा जीवन उसने संभाल लिया अपने पति के बगैर। लेकिन देखिए क्या वो किस तरह से वो संभालती है अपने आप। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया दी जी। पहली बार कथा वाचन कर रही हूँ, अगर त्रुटि हो तो माफ करेंगे मुझे आप लोग। पहली बार जी, लिखती तो रही हूँ पर कथा वाचन पहली बार कर रही हूँ। तो ये भी एक महिला की ही कहानी है। मैं दूसरे विषयों पर भी आऊंगी, लेकिन सारा विषय मेरा समाज और परिवार ही होता है, अक्सर ऐसा ही है। तो ये भी उसी महिला मध्यम वर्गीय महिला की कहानी है, छोटी सी कहानी। इसका शीर्षक है क्या हारा क्या जीता। शोभना किंग करता विमूर सी खड़ी अपनी बेटी को देखती रह गई, जो अभी अभी ये कहकर अपने दोस्त के घर रहने चली गई कि मैं तुम्हारी तरह जिंदगी नहीं जी सकती माँ। तुमने जिंदगी भर परिवार और समाज के लिए सोचा, जी जान से सबकी निस्वार्थ सेवा की, पर तुम्हें क्या मिला? क्यों तुम मुझे उसी आग में झोंकना चाहती हो? मैं ये शादी हरगिज नहीं कर सकती, ये घर छोड़कर जा रही हूँ। शोभना एक मध्यम वर्गीय भरे पूरे परिवार की महिला थी। पति के गुजरने के बाद एक विद्यालय में शिक्षिका की नौकरी करके अपनी जीविका चला रही थी। घर से आर्थिक कम और मोरल सपोर्ट बहुत था। सभी उसका और उसके बच्चों का काफी ध्यान रखते थे। वो हमेशा इस बात पर गर्व महसूस करती कि एक अच्छे परिवार में उसकी शादी हुई।
वरना पति के गुजरने के बाद ससुराल वाले कहाँ इतना सपोर्ट करते हैं। एक बेटा और एक बेटी की परवरिश में घर बाहर संभालते-संभालते खुद को तो खो ही चुकी थी, पर अपने बच्चों को भी खो दिया है। उसने इस बात का एहसास होते ही उसका दिल बैठने लगा। वह सोचने लगी कहाँ चूक हो गई उससे, और जिंदगी की कई परतें अपने आप उसके सामने खुलने लगी। वह दिन उसे आज भी याद है, जब नीट यूजी का रिजल्ट आया था, बेटा अच्युत 605 अंक लाकर सरकारी कॉलेज में नहीं जा सका था। सभी ने सलाह दी थी कि लड़का ज़हीन है, पहली बार में इतने अच्छे अंक लाया है, 1 साल और पढ़ाई करेगा तो निश्चित रूप से उसे सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। अच्युत ने भी बड़े जोर शोर से फिर तैयारी की और अगले रिजल्ट में 25,000 रैंक लाया, पर इतना करने पर भी उसे सरकारी कॉलेज नहीं मिला। प्राइवेट कॉलेज में कैसे पढ़ाओगी? कहाँ से 80 लाख रुपए आएंगे? इतना लोन लेना ठीक नहीं है। बहुत सारी दलीलें और अंत में मुरझाए हुए चेहरे के साथ बेटे ने बीबीए करने के लिए हामी भर दी। बेटी अपाला बड़े गुस्से में थी। उसे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने अपने सपने को अपने भाई के लिए त्याग दिया था। दोनों को मेडिकल पढ़ने का सपना देखना बेवकूफी थी। बेटी अपाला भी रिजर्वेशन का शिकार हुई हुई थी और प्राइवेट में दाखिला नहीं लिया, पर उसे पूरा विश्वास था कि भाई को सरकारी नहीं मिला तो प्राइवेट में माँ के पास जो पैसे हैं उससे उसमें अगर हमारा परिवार थोड़ा सा मदद कर दे तो भाई मेडिकल की पढ़ाई कर ले। उसके त्याग और सपने का ये हश्र होगा, उसने सोचा नहीं था। अभी इन सब बातों से उबर नहीं पाई थी कि परिवार की तरफ से उसकी शादी के लिए एक रिश्ता आया, जो सबकी नजर में बहुत अच्छा रिश्ता था। उस पर शादी का दबाव डालने लगी थी शोभना। उस पर शादी का दबाव डालने लगी थी शोभना। बस अपाला जो पहले से भरी पड़ी थी, गुस्से से बिफर पड़ी और फिर घर छोड़कर चली गई। ये सब सोचकर शोभना को अपनी गलती का एहसास हुआ। मन ही मन उसने कुछ निश्चय किया। तभी बड़े भैया आ गए। तभी बड़े भैया जी आ गए और कहा, बेटी को रोका क्यों नहीं? अब आगे क्या सोचा है? बिस्तर से उठते हुए बड़े दृढ़ किंतु शांत स्वर में बोली, बेटी को तो मना कर ले आऊंगी, पर आप रिश्ते के लिए मना कर दीजिए भैया। जब तक अपाला नहीं चाहेगी, उसकी शादी नहीं की जाएगी। उसे अपनी जिंदगी संवारने का पूरा हक है। उसे अपनी जिंदगी संवारने का पूरा हक है। मेरी तरह अपनी जिंदगी को किसी तरह गुजार देने का कोई मतलब नहीं। इतना सुनते ही भैया जी, जिन्होंने कभी उसे गुस्से से भी नहीं देखा था, गुस्से में पैर पटकते हुए कमरे से बाहर निकले। आज शोभना को एहसास हुआ कि दूध मुंहे बच्चों के साथ उसे छोड़कर जब पति स्वर्गलोक को सिधारे तो वह अकेली नहीं थी। उसके साथ उसका आत्मविश्वास था, जिसे उसने कभी महत्व ही नहीं दिया। परिवार और समाज के बंधनों को अपना संबल समझा और आज इस मकाम पर पहुंच गई। वो बंधन खोखले निकले। उन बंधनों में बंधना बुरा नहीं था, पर खुद को उसमें जकड़ने से बचाना था। उस बंधन की जकड़न में अपने बच्चों की सही परवरिश नहीं कर पाई, पर जैसी शिक्षा उसने दी थी, बच्चों ने कभी उसके त्याग को गलत नहीं माना था, हमेशा उसे सम्मान दिया। किंतु आज उसे एहसास हुआ कि इन बंधनों ने मुझे बच्चों के करीब आने नहीं दिया। शोभना को साफ दिखाई दे रहा था कि घर और बाहर संभालते संभालते दोनों बच्चों से उनके दिल की बातें सुनने के लिए समय ही नहीं बच पाता। बच्चे उसके पास बैठे होते और वो सो जाती। बच्चे इतने बड़े हो गए थे छोटी सी उम्र में ही कि एक दूसरे से बात करके कि मम्मी थक गई हैं और सो जाते हैं। हल्की नींद में उसे सब सुनाई देता, पर वो परिस्थिति की गंभीरता को समझ नहीं पाई। कहीं भीतर ही भीतर बच्चे माँ के होते हुए भी अकेलापन महसूस करते हुए बड़े हो गए। उनके सामने इन परिस्थितियों से लड़ने का एक ही विकल्प था, अपने सपने को पूरा करके माँ को भी आराम देना। और जब उनकी ये उम्मीद भी टूटती नजर आई, तो जीवन के प्रति आकर्षण के बजाय उसे बस ढोना था।
उफ! कितनी बड़ी गलती कर दी उसने। अपना सिर पकड़कर शोभना थोड़ी देर के लिए डगमगाई, पर गिरी नहीं। खुद को संभाला और दृढ़ निश्चय लिया कि बच्चों के सपने पूरे करने में अभी वो समर्थ है। अब वो बच्चों के लिए इसी समाज में, इसी परिवार में रहकर उनके लिए जो उचित होगा वही करेगी। उनके सपने को पूरा करने के लिए खुद निर्णय लेगी और दृढ़ता से अपनी बिटिया को उसके दोस्त के घर से बुलाने चल पड़ी। बेटे को भी साथ लिया, कहा चलो दीदी को लेकर बैंक भी जाना है, एजुकेशन लोन लेने की बात करनी है। बेटे के हाथ में बीबीए का फॉर्म था, उसे छीन कर फाड़ दिया शोभना ने। गर्व से बेटे को देखा और बोली, मैं अभी जिंदा हूं बेटा, तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा। बेटा आश्चर्य से माँ को देखता यंत्र चलित सा उसके साथ बोली। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये बिल्कुल हर दूसरे परिवार की कथा है, पर महिलाओं को आत्मविश्वासी तो होना ही चाहिए। महिलाएं आत्मविश्वासी होती हैं, उनमें आत्मबल बहुत होता है, पर वो उस पर विश्वास ही नहीं होता उनको। उनको लगता है कि वो बहुत कमजोर हैं, ऐसा नहीं है। जिस दिन वो आत्मविश्वासी हो जाएंगी उस दिन ये सिंगल मदर को ऐसी स्थिति का हर पल सामना। जी बिल्कुल, बिल्कुल दी। ये आप सबको कहानियां पसंद आ रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं अपनी यात्रा आगे बढ़ाती हूँ और कहानियां छोटी छोटी हैं, लघु कथा की तरह। लघु कथा ही मैं कहती हूँ, पता नहीं लघु कथा में कितनी खड़ी उतरती है मेरी कहानियां मुझे नहीं पता, पर छोटी छोटी घटनाओं से प्रेरित होकर मैंने लिखा है। आप सबको पसंद आ जाए तो सार्थक हो जाए। ये एक मानव मतलब ह्यूमन वर्च्यू जो होता है, मानव के जो आंतरिक उसका जो चरित्र होता है रियल, वो कहीं छुप जाता है। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया दी। हृदय को अगर स्पर्श कर रही हैं तो सार्थक होगी मेरी लेखनी। तो ये जो मेरा जो ये अगला पड़ाव है कहानियों का, ये इसमें जी जी बिल्कुल बिल्कुल प्रणव बात जी सही कह रही हैं आप कि चैतन्य हो रही हैं महिलाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत धन्यवाद। तो मेरी जो अगली कहानी है, इसमें मैंने थोड़ा सा अलग विषय लिया है, मानव चरित्र पर। कि आदमी जो दिखता है और आदमी जो होता है, कोई जरूरी नहीं है कि हम जो दिखते हैं वही वो है, या जो वो है वही रह जाएगा हमेशा। ये भी कोई जरूरी नहीं, बदलता भी है परिस्थितियों के हिसाब से। लेकिन कहीं ना कहीं जो उसका अपना ओरिजिनल है वो कहीं ना कहीं सामने आ ही जाता है, चाहे वो कितना भी बनावटी मुखौटा लगा ले, कुछ भी कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं वो आ ही जाता है, वो अ, दिख जाता है। तो मेरी ये भी छोटी सी कहानी है, इसका शीर्षक मैंने दिया है इंसानियत। कहानी के बारे में बताने से अच्छा है कि मैं इसे पढूं। जब उसकी आंखें खुली, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, अंधकार घनीभूत। उस कमरे की तन्हाई में दफनाई हुई निशी बोलना चाहती है, पर यह क्या, उसे ताकत ही नहीं कि वह खुद उठ सके। एक दहशत से भर जाती है। उस अंधेरे कमरे में भी उसकी आंखों के सामने पिछले दिनों की तस्वीरें चलचित्र की भांति सामने आने लगी। बाहर उन्माद फैला था। जी उमंग सरी जी, नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आपका, बहुत बहुत स्वागत। बाहर उन्माद फैला था, धार्मिक उन्माद। एक बार फिर शहर 1947 के दंगे की मानिंद धार्मिक उन्माद में पागल हो चुका था। निशी अपने माता पिता और दो भाइयों के साथ उस मोहल्ले में कई सालों से रह रही थी। उसके पड़ोस में कई मुस्लिम घर थे। हिंदुओं की संख्या ज्यादा थी, पर सभी हिंदू मुस्लिम मिलकर बड़े प्यार से रहते थे।
उसने कभी सोचा भी नहीं था कि करीम चाचा का ये रूप देखेगी। उसे याद आया, 2 लोग आए थे। उसने दोनों भाइयों और पिता से बातें की। बहुत गुस्से में दोनों भाई उसके साथ बाहर निकले। वो 2 लोग जो आए थे, दोनों भाइयों और पिता से उन दोनों ने बातें की और बहुत ही गुस्से से दोनों भाई उन दोनों आदमियों के साथ निकल गए बाहर। पिता ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, पर धार्मिक उन्माद में व्यक्ति के सोचने-समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। क्योंकि दोनों भाई रुके नहीं। थोड़ी ही देर में दरवाजे पर दस्तक हुई। पिता ने डरते हुए दरवाजा खोला तो करीम चाचा घबराए हुए लगभग पिता को धकेलते हुए अंदर आ गए और कहने लगे, हमारे बच्चे पागल हो गए हैं पंडित। वो निशी के पिता को पंडित कहकर ही संबोधित करते थे और निशी के पिता उन्हें मौलाना। अचानक वो पीछे के दरवाजे की तरफ जाने लगे। निशी के पिता ने कहा, उधर कहाँ जा रहे हो? उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मेरी पत्नी और बच्ची को छिपा लो पंडित, नहीं तो उनके साथ पता नहीं क्या सलूक होगा। अभी दरवाजा खोला ही था कि सामने के दरवाजे से कई लोग हाथों में भाले, बर्छे, लाठियां और तलवार लिए अंदर आ गए। करीम चाचा उनकी पत्नी और बेटी को पकड़ लिया उन्होंने, खींच कर उन्हें बाहर ले गए। उसे अच्छी तरह याद है, करीम चाचा गिड़गिड़ा रहे थे, पर थप्पड़, लात, घूंसों से उनकी आवाज बंद हो गई। ये सब सोचते सोचते उसके सर में दर्द होने लगा। निशी को एहसास हुआ कि वह इस अंधकूप में पहले नहीं आई थी, कभी नहीं। अचानक सिर के पिछले हिस्से में तेज दर्द हुआ। शायद सिर में चोट लगी थी। छुआ तो सूखे हुए खून का एहसास हुआ। खड़ी होने की कोशिश में वह फिर बैठ सोचने लगी, पता नहीं उनकी पत्नी और बेटी के साथ क्या हुआ। धार्मिक उन्माद तो एक बहाना है, अपनी कुंठित गंदी इच्छाओं को पूरा करने का एक जरिया है। लोग ये क्यों भूल जाते हैं? लोग ये क्यों भूल जाते हैं? जी, कई आवरण होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि ये एक ऐसी आग है जिसकी चपेट में सिर्फ पराया घर नहीं, अपने घर भी आएंगे ही। सोचते सोचते अब उसे डर लगने लगा था। उसे इतना याद है, गोलियों की आवाज, ठाए ठाए ठाए, टूटते दरवाजों की आवाज और फिर सामने एक पागल भीड़ खड़ी थी उसके घर में। उसने देखा था उस भीड़ में करीम चाचा भी खड़े थे। उसके पिता को गोली मार दी गई। मां को बालों से पकड़कर घसीट कर दूसरे कमरे में ले जाया। कुछ लोग निशी की तरफ लपके। उसे अच्छी तरह याद है करीम चाचा का नफरत भरा चेहरा। वो भीड़ से आगे आकर बोले, ये मेरा शिकार है। लोग पीछे हट गए और शोर करते हुए बाहर जाने लगे। करीम चाचा निशी की तरफ बढ़े और जोर से उसे जमीन पर पटक। गिरते ही वह बेहोश हो गई। शायद सर फट गया था। फिर क्या हुआ उसे याद नहीं। आंख खुली तो यहाँ अंधेरे कमरे में पड़ी थी। उसने सोचा नहीं था कि अपनी और परिवार की जान की भीख मांगने वाले करीम चाचा का यह रूप देखना होगा। कितना प्यार था दोनों परिवारों के बीच में। दोस्ती की मिसाल दी जाती थी पूरे मोहल्ले में। और उनका यह रूप उन्हीं लोगों के सामने कैसे कह दिया बेटी जैसी लड़की के लिए कि यह मेरा शिकार है। क्या आदमी उन्माद में इतना गिर जाता है? क्या उन्हें उस वक्त मुझ में अपनी बेटी नहीं दिखी? छी! नफरत और गुस्से से उसका शरीर कांप रहा। वो सोच रही थी कि जो भी हुआ उनके परिवार और करीम चाचा के परिवार और उनके साथ अच्छा ही हुआ। कितने बहरूपिया इंसान थे वो। अचानक उसके रीढ़ में सिहरन सी दौड़ गई। उसे क्यों जिंदा रखा है अब तक? क्या अभी और दुर्दशा होनी है उसकी? डर और घृणा से अपनी मौत मांगने लगी थी ईश्वर से निशी। अंधेरे में ही हाथ पैर से टटोल कर कुछ ढूंढने लगी कि अब जीने से क्या फायदा, खुद को खत्म कर लेने में ही भलाई है। तभी कोई आवाज हुई। दरवाजा खुला। करीम चाचा अंदर आए। अंधेरे में उनका चेहरा ठीक से दिख नहीं रहा था। निशी गुस्से, नफरत और डर की मिले जुले आवेश में करीम चाचा पर टूट पड़ी। उन्हें गालियों से भर दिया।
जितनी ताकत थी उन पर जितनी ताकत थी उन पर प्रहार किया, पर करीम चाचा खड़े रहे, एक बुत की तरह। तभी दरवाजे पर हरकत हुई। निशी ने जोर से कहा, और कितने लोगों को बुलाया है दरिंदे? काश तेरा असली चेहरा पता चल गया होता तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। अचानक दरवाजे पर उसके पिता दिखे और पीछे करीम चाचा की पत्नी हाथ में खाने की थाली लिए खड़ी थी। अंदर आकर उन्होंने लाइट जलाई तो निशी ने देखा करीम चाचा की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो कह रहे थे, अपनी बेटी को तो बचा नहीं सका, अपनी बेटी को तो बचा नहीं सका, पर बेटी के रूप में तुझे बचाने का मौका ईश्वर ने मुझे दिया। पर बिटिया, तेरी माँ को हम बचा नहीं पाए। निशी ने अपने पिता को देखा, उनके शरीर पर पट्टियां बंधी थी। वो कह रहे थे, अगर मौलाना की इंसानियत नहीं होती तो हम आज जिंदा नहीं होते बेटा। निशी एक बार फिर होश खो चुकी थी, पर इस बार जमीन पर नहीं गिरी, करीम चाचा की पत्नी की गोद में गिरी। उसके कानों में सिर्फ एक शब्द गूंज रहा था, इंसानियत, इंसानियत, इंसानियत। जी बिल्कुल, तारतम्यता टूट जाती है। जी ध्यान रखूंगी, और रहा नहीं जाता मुझसे। जी बिल्कुल, 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 ध्यान रखूंगी। तो ये थी मेरी कहानी। कहानियां पढ़ते पढ़ते मैं भी थोड़ी सी भावुक हो गई हूँ। अगले पड़ाव पर। जी जी, बिल्कुल, बिल्कुल ध्यान रखूंगी, मैं सिर्फ कहानी पढ़ूंगी। अब चलती हूँ मैं अपने अगले पड़ाव पे। एक ये भी विषय थोड़ा अलग है, और कोशिश की है मैंने उन्हीं कहानियों को रखने की जो अलग अलग हों, जिनमें विविधता हो। ये एक ऐसे आदमी की कहानी है जो सब कुछ पाने के बाद भी, बहुत बहुत शुक्रिया मुंसरीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक ऐसे आदमी की कहानी है जो सब कुछ पाने के बाद भी क्या पीछे छूट गया, जो उसकी जिंदगी उसे अधूरी लगती है। इसका शीर्षक मैंने दिया है पुराने पन्ने। छोड़ दिया है मैंने हिसाब रखना अपनी जिंदगी की कतरानों का। ये एक बायोग्राफी की तरह मैंने लिखी है। उस आदमी को मैंने खुद को अपने ऊपर लेकर मैंने लिखी है। छोड़ दिया है मैंने हिसाब रखना अपनी जिंदगी की कतरनों का। समय के कई झोंके आते हैं और मेरी कतरनों को तीतर बीतर कर जाते हैं, पर मैं उन्हें कभी नहीं सहेजता। वैसे भी मेरी जिंदगी ऐसी नहीं कि कोई उसे देखना या सुनना चाहे। क्या मलाल रह गया मुझे, कभी नहीं जान पाया। जिंदगी की ये राह मैंने चुनी या इस पर ढकेल दिया गया, आज तक नहीं समझ पाया। कभी कभी मुझे शक होने लगता है कि मैं जिंदा हूं या मुर्दा। लाख चाहने पर भी मैं समझ नहीं पाता कि क्या कठपुतलियों की तरह उसके इशारों पर नाचने को मजबूर हैं। हमें सोचने की शक्ति देकर क्यों वो फैसला अपने हाथ में रखता है? क्यों हम अपने अनकिए गुनाहों के लिए पछताते रहते हैं? आदमी अपनी कमजोरियों के लिए अक्सर ईश्वर को दोष देने लगता है। आज वो भी यही कर रहा। सब कुछ तो साफ था मेरे सामने, सारे रास्ते खुले थे, फिर क्यों नहीं जिंदगी को अपना सका मैं? फिर क्यों नहीं जिंदगी को अपना सका मैं? क्यों मैं मुड़ कर पीछे नहीं देख पाया? क्या ये जिंदगी मेरी नहीं है? अगर इसे मैंने खुद चुना है तो क्यों मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ? उसने तो कहा था मुझे, जिंदगी को खुद पर हावी मत होने दो,
उसने तो कहा था मुझे कि ज़िंदगी को खुद पर हावी मत होने दो, पर कहाँ अमल कर पाया मैं उसकी बातों पर। तब मैं समझ ही कहाँ पाया था उसकी बातों को। त्याग, आदर्श, उसूल, सिद्धांत यही मेरी ज़िंदगी था। त्याग, उसूल, आदर्श यही मेरी ज़िंदगी थी। आज वो सब मुझे मिला। आज वो सब पूरा हुआ। मेरे त्याग, आदर्शों, उसूलों ने मुझे आज समाज में ऊँची मान प्रतिष्ठा दी है। फिर क्या ढूँढता है मेरा मन आज भी इस पुरानी डायरी के अधफटे पन्नों में। जब आधी रात को सारी दुनिया सोती है, तो क्यों मेरा त्याग, मेरे आदर्श आँसू बनकर इस इन अधफटे पन्नों में अपनी दुनिया तलाशते हैं। कुछ भी तो नहीं कहा था उसने, कोई प्रतिवाद नहीं किया। तब कैसी बेबसी इस चेहरे पर छाई थी। तब कैसी बेबसी उसके चेहरे पर छाई थी। एक तरफ वो मुझे ज़िंदगी पर हावी होने को कह रही थी, दूसरी तरफ ज़िंदगी उसके हाथ से फिसलती जा रही थी। आज मेरे पास सब कुछ है, जिसकी उस वक़्त मैंने कामना की थी, जिसके लिए मैंने बड़ी ही दूरदर्शिता, समझदारी के साथ उसका और अपना इसी में भला समझते हुए पुरानी डायरी के पन्नों को अधछेड़ा ही छोड़ बंद कर दिया था। ज़िंदगी में मुझे बहुत कुछ दिया। ज़िंदगी में ने मुझे बहुत कुछ दिया, पर क्या कीमत ली, ये आज भी उस डायरी के अधफटे पन्ने सिसक-सिसक कर बयाँ करते हैं। साथ ही इसकी अनुगूंज मेरे कानों में पड़ती है, मंज़िल पर विजय पाने वाले, ज़िंदगी से हार गए तुम, ज़िंदगी से हार गए तुम। सोचते-सोचते उसने अपनी आराम कुर्सी पर खुद को निढाल छोड़ दिया। अब बायोग्राफी से मैं लेखक की तरफ आ रही हूँ। सोचते-सोचते उसने अपनी आराम कुर्सी पर खुद को निढाल छोड़ दिया। तभी उसकी बिटिया अपने दोस्त के साथ आई, जो उसके नीचे काम करता था। हालाँकि बिटिया के प्रमोशन में उस लड़के का बहुत हाथ था। उसने अपनी परवाह उसने अपनी परवाह नहीं करते हुए अपने प्यार को तरजीह दी थी। उसने अपनी परवाह नहीं करते हुए अपने प्यार में अ, दोस्ती को तरजीह दी थी और आज उन दोनों का साथ अच्छा लग रहा था उसे। और उन दोनों को आशीर्वाद देते समय चेहरे पर एक संतोष था, एक सुकून था। ये थी छोटी-सी मेरी कहानी। अब आप लोग कमेंट दें। मैं सुनना चाहती हूँ कि आपको कैसी लग रही है, क्या गलतियाँ मैं कर रही हूँ और मैं जी, बहुत शुक्रिया। एक और छोटी-सी कहानी है मेरी। ये भीड़ का कोई मज़हब नहीं, सोचने समझने की शक्ति का है। बहुत-बहुत शुक्रिया प्रणव भारती जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। जी, मैं ठीक-ठीक पढ़ रही हूँ या मुझसे कोई गलती हो रही है, तो कृपया मुझे बताएँ। जी, सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। एक और छोटी-सी रचना मतलब कहानी है मेरी और वो भी घर और परिवार से जुड़ी है, ये कहानी भी। अभी मुझे बहुत ज़्यादा समय मिलता नहीं है कि मैं अ, बहुत ज़्यादा लिख सकूँ, पर कहानियाँ लिखने को भी प्रेरित हो ही जाती हूँ और जब बर्दाश्त नहीं होता तो रात में जगकर या जब भी होता है मैं लिख लेती हूँ। थोड़ी तबीयत खराब हो जाती है रात में जगने से लेकिन
जी, हाँ, ढूँढ के रखा है बस। कभी इधर-उधर हो जाता है कभी-कभी। जो टैग लगा के रखा था लगता है निकल गया। बस कुछ सेकंड लूँगी आपका, मैं ढूँढ लेती हूँ उस कहानी को। जी, कहानी मिल गई और उसके पहले सावन का महीना चल रहा है। शिव शंकर भोले, शंभू त्रिपुरारी की पूजा में सब लोग लीन हैं। तो एक छोटी-सी रचना मैं अपनी शिव जी की स्तुति में रखती हूँ, उसके बाद उस कहानी को कहूँगी। अभी है हमारे पास 10 मिनट टाइम, छोटी-सी रचना है मेरी। इसका शीर्षक दिया मैंने तांडव। शिव ने फिर इस गुप्त अंधेरी स्याह रात्रि में शिव ने फिर आंखें खोली हैं। कड़के बिजली की चकाचौंध, कड़के बिजली की चौंध चमक जैसे त्रिशूल उठाया है। कड़के बिजली की चौंध चमक जैसे त्रिशूल उठाया है। काले मेघों की गर्जन तर्जन, काले मेघों की गर्जन तर्जन, तामस डमरू की डमडम ने फिर से तांडव करवाया। काले मेघों की गर्जन तर्जन, तामस डमरू की डमडम ने जैसे फिर से तांडव करवाया। घनघोर हो रही वर्षा जैसे, घनघोर हो रही वर्षा जैसे, गंगा बिखर पड़ी हो सब पर, जटा जूट शंकर की छोड़ बहा ले गई धरती को जैसे, बहा ले गई धरती को जैसे। थर्राया था व्योम, कांप उठे थे गिरिराज भी, थर्राया था व्योम, कांप उठे थे गिरिराज भी। कहीं किसी ने फिर से, कहीं किसी ने फिर से, कहीं किसी सती ने फिर से शरण तो नाली अग्निकुंड में, कहीं किसी सती ने फिर से शरण तो नाली अग्निकुंड ने। हाय हाय तृष्णा के अंध पुजारी, हाय तृष्णा के अंध पुजारी, कैलाश पुंज की श्वेत पोष पर, कैलाश पुंज की श्वेत पोष पर कालिख पोती फिर से तूने। हाय कृष्णा के अंध पुजारी, कैलाश पुंज की श्वेत पोष पर कालिख पोती फिर से तूने। डोला है आसन शिव का, जब जब विश्व पटल पर संकट लाया तूने, जब जब विश्व पटल पर संकट लाया तूने। डोला है आसन शिव का तब तब, तिनके तिनके घर को जोड़ा, कंधे पर दुल्हन दुल्हन की डोली। तिनके तिनके घर को जोड़ा, कंधे पर दुल्हन दुल्हन की डोली। नुक्कड़ पे थी बैठक सस्ती, कहाँ गई वो हंसी ठिठोली। क्यों जंगल में, क्यों जंगल के आग की भांति ठूठ बना गई भरी भराई। फिर क्यों हवस ये तेरी अब भी सुरसा का मुंह बन गई है सारी। फिर क्यों हवस ये तेरी अब भी सुरसा का है मुंह बन गई सारी। नहीं जो मानोगे अब तो वो शिव ने ले ली भार तुम्हारी, नहीं जो मानोगे अब तो वो शिव ने ले ली भार तुम्हारी। गर्जन तर्जन और धमक से अब वो चाहे रात तूफानी, गर्जन तर्जन और धमक से अब वो चाहे रात तूफानी। दिन चाहे हो प्रलयंकारी, एक दिन सबको ठीक करेंगे, फिर से शक्ति पीठ बनेंगे, फिर से शक्ति पीठ बनेंगे। अब ना कोई अग्नि परीक्षा, अब ना कोई अग्नि परीक्षा और न कोई अग्नि कुंड ही। हर हर महादेव की गूंज से ओम नाम का व्योम बनेगा, ओम नाम का व्योम बनेगा। सच्चरिता का मानवता का व्योम व्योम में गान बजेगा, व्योम व्योम में व्योम व्योम गुणगान करेगा, व्योम व्योम गुणगान। जी बहुत शुक्रिया आप सबको। जी आप सबको भी श्रावण मास और तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब मैं चलती हूँ अपनी आखिरी कहानी पे। ये कहानी भी बहुत हमारे आसपास की कहानी है, हमारे सभी बुजुर्गों की कहानी है। तो इसका शीर्षक मैंने दिया है सब साथ रहेंगे।
बहुत देर से फ़ोन की घंटी बज रही थी। बहुत देर से फ़ोन की घंटी बज रही थी। झुंझलाकर फ़ोन उठाया तो पापा की चिरपरिचित आवाज़ सुनकर सुखद आश्चर्य भी हुआ और कुछ पुरानी यादें भी दिमाग में कौंध गईं। हेलो बेटा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। हेलो बेटा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। अगर मुझे माफ़ ना किया हो तो इंसानियत के नाते ही आकर मुझसे मिल लो। मैंने पता व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिया है। पापा की आवाज़ बहुत कमज़ोर लग रही थी। मुझे लगा कि पापा बहुत तकलीफ़ में हैं। मेरा मन किसी आशंका से घिर गया। मैंने गाड़ी की चाबी उठाई और पते पर गाड़ी बढ़ा दी। माँ के जाने के बाद पापा बिल्कुल अकेले हो गए थे। मैं भी तो समय नहीं दे पाता। ऑफ़िस और देश-विदेश की यात्राओं वाले वाले काम से घर के लिए बहुत कम समय निकाल पाता था। उमा भी घर और दफ्तर के साथ निलय की देखभाल में ऐसा व्यस्त होती कि पापा के लिए समय ना के बराबर ही होता उसके पास। पापा सारा दिन अकेले रहते। शाम को निलय के आने के बाद थोड़े खुश रहते, लेकिन धीरे-धीरे वो भी अपनी पढ़ाई और दोस्तों में व्यस्त हो गया। दादा को ज़्यादा समय नहीं दे पाता था। पापा ने कई बार हम लोगों से बात करने की कोशिश की, पर हमारे पास वक़्त ही कहाँ था। फिर एक दिन पापा घर छोड़कर चले गए। बाद में पता चला कि उन्होंने एक महिला से शादी कर ली। फिर तो हमने उनसे कभी उनका हाल भी पूछने की कोशिश नहीं की। आज इतने साल बाद गाड़ी चलाते-चलाते यही सब सोचते-सोचते सामने हॉस्पिटल आ गए। कमरा नंबर 203 में अंदर आते ही पता चला पापा को ब्रेन हेमरेज। कमरा नंबर 203 में अंदर आते ही पता चला पापा को ब्रेन हेमरेज हुआ था। पापा ने मेरा हाथ पकड़कर अपने बेड के पास बिठाया। धीरे-धीरे कहने लगे, बेटा, आदमी अपनी मुसीबतों से भागकर कोई भी नई राह ले लेता है, पर पुरानी यादें पीछा नहीं छोड़ती। पुराने रिश्ते कब सभी रिश्तों से भारी पड़ते हैं। इला से शादी करके सोचा था अपने खालीपन को थोड़ा भर सकूंगा, पर मैंने जाना तुम बच्चों के बगैर मेरी जिंदगी कहीं भी किसी के भी साथ सुकून से नहीं बीतेगी। इसी तनाव में मैंने कई बार तुम लोगों से बात करने की कोशिश भी की, पर तुम सबने मुझे माफ नहीं किया। इला ने भी कहा, शायद हमसे गलती हुई है। हमें अपने बच्चों के बगैर कहीं सुकून नहीं मिलेगा। इन्हीं सब बातों से मैं हमेशा तनावग्रस्त रहने लगा और एक दिन हॉस्पिटल पहुंच गया। मैं लगातार पापा की थकी हुई आवाज सुन रहा था और ग्लानि से भरा सोच रहा था कि हम बच्चों के रहते पिता एकाकीपन से उबर न सके। लानत है ऐसी नौकरी पर, ऐसी सामाजिक संरचना पर। अचानक डॉक्टर आ गए और उन्होंने कहा, आपके पिता अब पहले से ठीक हैं और उन्हें किसी बात की चिंता ना होने पाए, वरना अगली बार बचाना मुश्किल होगा। मैंने डॉक्टर से पूछा, पापा को कब डिस्चार्ज करेंगे? उन्हें घर ले जाना है। फिर माँ की तरफ मुड़कर बोला, माँ आप सामान समेट लीजिए, हम घर चल रहे हैं, सब साथ रहेंगे। जी, ये थी मेरी छोटी सी रचना, छोटी सी कहानी। बहुत बड़ी कहानी लिखने का भी समय नहीं मिल रहा है। लेकिन छोटी-छोटी घटनाएँ, छोटी-छोटी कहानियों के रूप में जब सामने आती हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। खुद भी मुझे पढ़ के अच्छा लगता है। आप सबको कितना अच्छा लगा आपके कमेंट्स में मैं देखूँगी बाद में। जी, आँख देर से भी कभी-कभी तो बहुत देर हो जाती है आँख खुलने में, काफ़ी देर हो जाती है, फिर पछताने का भी मौका नहीं मिलता। ये सही है कि कोई भी खालीपन को भर नहीं सकता, लेकिन परिवार, परिवार होता है। उसमें आधे-अधूरे होकर भी हम परिवार के साथ ज़िंदगी खुशी से गुज़र-बसर कर लेते हैं। लेकिन परिवार को छोड़कर बुढ़ापे में बहुत मुश्किल होता है। ये जो वृद्धाश्रम बने हैं या इस तरह के जो भी ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, क्या वो परिवार का वो सुख दे सकते हैं? कभी नहीं, कभी नहीं दे सकते। बच्चे भले ही
डाँटे-डपटे, गुस्सा करें, कुछ भी करें घर में, लेकिन हमेशा ख़्याल रखते हैं। इसीलिए उनको अपनी नौकरी में पैसे के पीछे इतना नहीं भागना चाहिए, मेरा तो ये मानना है। मैंने अपने बच्चों को तो ये बात बताई है ज़रूर, देखते हैं कितना सार्थक होता है। वैसे मैं खुद भी अपने माता-पिता को बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाती, फिर भी कोशिश करती हूँ कि वो जब मेरे पास रहें, तो उन्हें किसी तरह की कोई तकलीफ़ ना होने पाए, मानसिक ना हो। देखिए, भौतिक चीज़ों की तकलीफ़ें, वो बुढ़ापे में वो तकलीफ़ें नहीं होती हैं, क्योंकि बुढ़ापे में बहुत सिमट जाता है, आदमी की ज़रूरतें बहुत सिमट जाती हैं, बहुत कम हो जाती हैं। तो बहुत मुश्किल नहीं है उनको भौतिक सुख पहुँचाना, लेकिन मानसिक सुख मिले, ये बहुत ज़रूरी है। उसी की तलाश में ये बुज़ुर्ग इन बुज़ुर्ग ने दूसरी शादी की उस उम्र में, लेकिन वो कहाँ खुश रह पाए। लौट कर वापस बेटे के पास ही आए। बेटे ने भी समझदार था, जो उसने अपना लिया। अगर समझदार नहीं होता तो शायद शायद ब्रेन हेमरेज के बाद वो लौट नहीं पाते। तो ये थी मेरी आज की यात्रा, और इस समृद्ध पटल पर मैं आज कथा वाचन करके बहुत बहुत सुकून और बहुत ही गर्व महसूस कर रही हूँ कि मंजुला दी ने मुझे समय दिया। तो आप सबको धन्यवाद करते हुए मैं विदा लेती हूँ। अल्प विराम लेती हूँ इससे। फिर जब दी मुझे बुलाएँगी, मैं इस पटल पर हमेशा हमेशा हाज़िर रहूँगी आप सबके सामने। कोई भी रचना हो, कैसा भी कार्यक्रम हो, अगर मुझे मैं कर पाऊँगी तो मैं ज़रूर करूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का, और मंजुला दी आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद।